Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 14th lecture of the system integration and architecture. And in this topic we discuss about the integrative coding. That what is integrative, why we need integrative, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और फिर कुछ हमने जो टॉपिक पढ़े थे डाटा मैपिंग एंड एक्सचेंज का, उसकी थोड़ी सी कोडिंग टेक्निक देखेंगे कि किस तरह हम कोडिंग कर सकते हैं. अब जो आपके टॉपिक्स हैं वो सारे थोड़ी सी हमने प्रोग्रामिंग को टच करना है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग को हम देखेंगे. तो उनमें क्या है, फिर कुछ जो आपकी एक्टिविटीज़ बेस्ड, मैंने आपके लास्ट लेक्चर से अगर आप अपने कंटेंट को देखें तो उन एक्टिविटीज़ की बेस पे अब हम वो एक्टिविटीज़ लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग वो मैंने लेक्चर सेट किए थे. अब हम लाइव क्लासेस तो ले नहीं सकते, तो अब उसका ये होगा कि मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है आपकी उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से मज़ीद मटेरियल के साथ आपके लेक्चर्स को डिज़ाइन कर लेंगे, ताकि आपकी जो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाए. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग. इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है? इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग deals with an integration approach and technique that connect different components of IT infrastructure, people, application, platform and databases to enable a source, intra and inter-application collaboration. क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन प्रोग्रामिंग ये है जो कि इंटीग्रेट ऐसी अप्रोच और टेक्निक्स हैं जो कि आप एक IT पढ़ रहे हैं, पूरे IT के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट रखती है. ठीक है, IT में लोग हैं, आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज़ करें, जैसे टूल्स हो गए, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई, इनको प्लेटफॉर्म्स कहते हैं. डिफरेंट डेटा बेसिस जो हैं, इन सब को जो कि सिक्योर इनेबल वो करते हैं. इंटर एंड इंटर एप्लीकेशन जितने भी जो आपकी बाहर और आपकी इंक्लूडिंग विद इन जो आपकी रीजन में या आपके रीजन से बाहर जो आपकी पहुंच में आती हैं, अप्रोच में आती हैं, वो या उससे बाहर वाली भी सारी जो एप्लीकेशन हैं उनकी आपस में कोलैबोरेशन. ठीक है, उनकी आपस में कोलैबोरेशन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग. Integrative solution enable an organization to integrate business processes internally and externally with business partners to create dynamic environment that support current and evolving business requirements, thereby creating a global organization. इंटीग्रेटिव जो है ये सॉल्यूशन एनेबल करता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो कि इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को, प्रोसेस को अपनी कंट्री में या बाहरी कंट्री में या विद इन द आपके बिज़नेस में इंटरनली तौर पे या वो एक्सटर्नली तौर पे हो. सारे पार्टनर जो हैं वो क्या करते हैं? उनका डायनामिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उनकी सपोर्ट और करंट जो आपकी इवॉल्विंग बिजनेस वगैरह रिक्वायरमेंट होती हैं उनको भी ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन करना, ये भी इंटीग्रेटिव सॉल्यूशंस में इंक्लूड है. नेक्स्ट है वाई नीड फॉर इंटीग्रेशन. हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्यों हम इंटीग्रेशन को इतना अहम समझते हैं? सिस्टम इंटीग्रेशन है, जैसे आर्किटेक्चर है, जब हमारे पास सिस्टम हो गया, कोडिंग हो गई, तो हम उसकी इंटीग्रेशन क्यों इतना ज़रूरी समझते हैं? विदाउट इंटीग्रेशन हम अपने सिस्टम को या अपने पूरे IT डिपार्टमेंट को क्यों नहीं चला सकते? हम टेस्टिंग करते हैं, एक चीज़ हमने कोडिंग कर ली, उसकी फिर हमें इंटीग्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, उसकी हमें टेस्टिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी कोई ना कोई वजह होती है. सो लेट्स सी इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड, मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड एप्लीकेशन, कि जो किसी को और एप्लीकेशन या किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट ना हो, जो अपना खुद के अपने फीचर्स यूज़ कर रहे हो. ठीक है, वो खुद इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड हों, किसी और से उसके फीचर्स ना लिए हों, या किसी और की वो ये ना हो कि जैसे कि ये होता है कि सीरीज़ जो हम चल रहे होते हैं, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2, उसमें कहीं एक में प्रॉब्लम आ गई तो इट्स मीन कि वो सब में प्रॉब्लम आ सकती है. ऐसा होता नहीं, लेकिन सम हो. एक एग्जांपल है, कुछ इंडिपेंडेंटली जो डेवलप की गई होती हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना, उनकी मेंटेन करना, उन एप्लीकेशंस को,
उनके कंपोनेंट्स को डेट में नॉर्मली यूज़ इनकम्पैटिबल, जिनको हम टेक्नोलॉजीज एंड हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसमें मिक्सचर होता है डिफरेंट, उन प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या करते हैं, इनेबल्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशन। डिफरेंट एप्लीकेशंस की आपस में कम्युनिकेट करो। एक अगर एप्लीकेशन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसका किसी के साथ लिंक नहीं है, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या होता है कि दूसरी एप्लीकेशन से अगर कम्युनिकेट करना हो इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ हमें कम्युनिकेट या कनेक्ट करनी हो, तो उसका क्या होता है कि हम उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर व्हाट्सएप है तो अब वो इंडिपेंडेंट ऐप है, अगर हमें किसी और इसकी एप्लीकेशन के साथ उसकी ज़रूरत पड़ रही है, ये यूज़ है या हमें कहीं पे इसकी यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपस में ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन आपकी जो है ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन। ऑटोमेट्स फ्लो ऑफ डाटा, डाटा के फ्लो के लिए बिटवीन एप्लीकेशन डेट मेकअप द बिजनेस प्रोसेस फ्लो, ताकि आपका जो बिजनेसेस हैं, जो आपके फ्लोज हैं, उनको ग्रो अप किया जा सके, उन प्रोसेस को आप अपना डाटा जो है वो फ्लो में ला सकें। तो इस वजह से हम इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट एप्लीकेशन इनटू कोऑपरेटिंग कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन जो कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस है जो कि कंबाइनिंग सेपरेट एप्लीकेशन, यही जो चीज़ मैंने बताई है कि जो इंडिविजुअल एप्लीकेशंस हैं, हर कोई एक अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, उनको कंबाइन करता है कोऑपरेशन के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा फ्लो के लिए, आपस में ट्रांसमिशन के लिए, इन सब के लिए इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है। अगर लेट्स सपोज कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो उसके अपने फीचर्स अपने यूज़ होते हैं, लेकिन सम हाउ उसको कभी किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है उसको डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या कोलैबोरेशन के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि हम इंटीग्रेट करते हैं उसको। अगर ऐसा ना हो तो फिर उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जिस हमें फ़ीचर की ज़रूरत है या जो चीज़ हमें चाहिए वो हम सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में अपग्रेड करें, लेकिन ऐसा करना समहाउ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ फ़ीचर्स, कुछ चीज़ें, कुछ डाटा हमें एक एप्लीकेशन से मिलता है, कुछ डाटा हमें एक एप्लीकेशन से मिलता है, तो उन दोनों एप्लीकेशंस को कि सारे फीचर्स कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम एक ही एप्लीकेशन में वो सारे फीचर्स कर सकें। ऐसा, इसकी एग्जांपल अगर रियल लाइफ में लें तो अगर आपके घर में गंदम या चावल हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो बाज़ार से लाना पड़ेगा ना। लेट्स सपोज आप अगर एग्रीकल्चर करते हैं, गंदम हैं, चावल हैं, सब्जियां उगा लेंगे सब, लेकिन सम हाउ आपको कुछ ना कुछ बाज़ार से लेट्स सपोज आपको ऑयल लाना पड़ेगा, गैस, माचिस, कुछ ना कुछ तो खाना पकाने के लिए ज़रूरत के लिए बाहर से लाना पड़ता है और कुछ आपके पास अपना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप अपनी घर में मैन्युफैक्चर करें। अब आपको घर में अगर आपको लेट्स सपोज गैस की ज़रूरत है तो आप घर में गैस की फैक्ट्री लगा लेंगे, अब मैं अपनी गैस बनाऊंगा। अगर आपको लाइट की ज़रूरत है तो आप कहेंगे मैं लाइट की अपनी ही कोई एक टरबाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, अपनी ही लाइट बनाना शुरू। तो हर चीज़ जो है आप अपनी क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो उसी तरह ये एप्लीकेशंस हैं कि डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशन में समहाउ कुछ फीचर्स होते हैं लेकिन कुछ फीचर्स नहीं होते, और उन फीचर्स को आप ये करते हैं कि अपना डाटा ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन या आपस में अपने बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए आप उनको आपस में कोऑपरेट करवाते हैं, कलेक्शन करवाते हैं उन एप्लीकेशंस की, ताकि नीड बेस्ड जितनी भी आपकी फ़ीचर्स की ज़रूरत है वो आपकी फुलफ़िल हो सकें। क्लियर? तो दैट्स वाई वी नीड द इंटीग्रेशन। आगे है इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन, का टॉपिक हमने पढ़ा भी था। इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन में से क्या क्या आपस में कौन सी कम्युनिकेशन है। इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन जो है उसमें सिस्टम इंटीग्रेशन है, सेकंड फंक्शनल इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, थर्ड है इंक्रीमेंटल इंजीनियरिंग, फोर है मॉडिफिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट कि ये चीज़ें होती क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम इंटीग्रेशन दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड
given two or more system, subsystem or components, each of which function properly satisfying the requirement which their environment। कि अगर आप एक दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स लेते हैं या उसके सब सिस्टम्स लेते हैं या उनके कंपोनेंट्स लेते हैं तो आपके फंक्शंस उसके फंक्शंस वो फंक्शनली परफॉर्म कर रहा हो, एक्चुअली में वो हर फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा हो, तो फिर आपस में क्या कह रहा है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन फंक्शंस की आपको ज़रूरत है उनको वो फुलफ़िल कर रहा हो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चाहे आप एक सिस्टम लें, चाहे आप दो सिस्टम लें, चाहे आप मज़ीद ज़्यादा सिस्टम लें, लेकिन और आपस में उनकी कम्युनिकेट कराएं, ठीक है, इंटीग्रेट करवाएं उनको और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स उसमें फुलफ़िल हो रही हों। सेकेंड है फंक्शनल इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। The integrated system should provide the new functionality or user the new technology while preserving the original system functionality। कि इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है उसको न्यू फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, और उसको न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि वो पुरानी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा हो, लेकिन अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहेंगे तो आपके लिए समहाउ कुछ प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने अपने बिजनेस में वो यूज़ कर लिया अपनी फर्म में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी उस टेक्नोलॉजी के साथ आप किसी के साथ बिजनेस ना कर पाएँ, मे बी वो टेक्नोलॉजी किसी और ऑर्गेनाइजेशन जिस फर्म के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पे वो ना चल पाए, क्योंकि हर कोई न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है ना, तो आपको न्यू फीचर्स और न्यू फंक्शनैलिटीज़ की तरफ भी जाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि while preserving the original system functionality। लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू फीचर्स को ला रहे हैं, लेकिन इससे आपके ओल्ड फीचर्स या प्रीवियस टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, उनको भी आप सेव करें, उनको भी प्रिजर्व रखें, उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर करें लेकिन ओल्ड वन को भी सेव करें, ठीक है, कभी ना कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड है इंक्रीमेंटल इंजीनियरिंग। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड और मोर फंक्शन देन कैन बी इंटीग्रेटेड विद इन द सिस्टम। कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं और ज़्यादा फंक्शन हैं वो हम एक सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस, अगर हमारे पास एक ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड फंक्शनैलिटीज़ का सिस्टम है तो हमारे पास एक और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू फंक्शनैलिटी का सिस्टम है, हम आपस में उनका इंटीग्रेट करें, ठीक है, और उनको यूज़ करें, डेट इज़ ए इंक्रीमेंटल इंजीनियरिंग। फोर्थ है मॉडिफिकेशन। समटाइम्स एन एग्जिस्टिंग एंड प्रॉपरली फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट बी डिकम्पोज एंड इंटीग्रेट टू कैरी आउट मॉडिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि समटाइम्स जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फंक्शंस होते हैं ना, जो हमने यूज़ भी किया होते हैं पहले वाले सॉफ्टवेयर, वो मस्ट उनको डिकम्पोज करना चाहिए, हमें डिफरेंट पार्ट्स में डिकम्पोज करना चाहिए और उनको इंटीग्रेट करना चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। अब ये नहीं है कि हम कम्प्लीटली अपने सिस्टम को मॉडिफिकेशन करें, पहले हम उनको डिकम्पोज करें, उसके एक एक पार्ट को मॉडिफाई करना शुरू करें, ताकि अगर हमारे पास कुछ जो मॉडिफाई हो रहे हैं ठीक है, कुछ जो मॉडिफिकेशन नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही दफ़ा सारे सिस्टम को मॉडिफिकेशन में लग जाए और वो हमारा सिस्टम हम कुछ ना कर सकें। हम उसका पार्ट क्या पता मॉडिफिकेशन में हो जाए लेकिन कुछ पार्ट मॉडिफाई ना हो पाए, तो इससे हम कुछ फीचर्स अपने मॉडिफाई कर सकते हैं डिकम्पोजिशन की वजह से, कुछ नहीं भी कर पाते तो इट्स ओके। तो दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन। फंडामेंटल चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें वो कह रहे हैं कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस हैं इंटीग्रेशन के, जिसमें नेटवर्क हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स हैं और नेटवर्क्स आर स्लो हैं और हेट्रोजीनियस है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हैज़ टू बी प्रिपेयर टू डील विद अ मच लॉन्गर सेट। कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग हैज़ टू बी प्रिपेयर टू डील विद मच लार्जर सेट, बहुत ज़्यादा जो लार्जर सेट है उसके साथ हमें डील करना चाहिए, ठीक है। आगे एवरी एप्लीकेशन रन्स ऑन अ कम्प्लीटली सेपरेट इन्वायरमेंट। कि हर एप्लीकेशन जो है उसको एक सेपरेट इन्वायरमेंट में रन करना चाहिए। हमारे पास अगर न्यू टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, दैट इज़ डेटाबेस स्टोरेज इज़ नॉट स्टोर्ड अमंग एप्लीकेशन। डिफरेंट जो एप्लीकेशन हमारे पास स्टोर होती हैं
उन एप्लीकेशंस को हम डेटाबेस की उनकी स्टोरेज को यूज़ कर सकें, ठीक है, या वो जो डेटाबेस है हम किसी और सिस्टम में यूज़ कर सकें। तो ये सारी जो है आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए आपके डाटा की। नेक्स्ट है नेटवर्क्स आर स्लो इफ सेंडिंग डाटा अक्रॉस ऑन नेटवर्क इज मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ magnitude slow turn making a local meeting call if you call to someone कि अगर आप डाटा सेंड कर रहे हैं नेटवर्क का और मल्टीपल ऑर्डर्स का डिफरेंट, तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें कॉल के या डिफरेंट है, तो उसका भी हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। आगे हेट्रोजीनियस एन इंटीग्रेशन सोल्यूशन नीड्स टू बी एबल टू इंटरफेस विद ऑल दीज डिफरेंट टेक्नोलॉजी कि जो इंटीग्रेशन सोल्यूशन है वो ये क्या कह रहा है कि नीड्स टू बी एबल टू इंटरफेस विद ऑल दीज हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमारा इंटरफेस होना चाहिए कि आपका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो हर टेक्नोलॉजी के साथ चल सके। यही नहीं है कि अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है और आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो उसी पे वर्क करें, वो किसी पे भी वर्क कर सकता है, आपकी उसी इंटरफेस ऐसा होना चाहिए। क्लियर? सो दीज आर द फंडामेंटल ऑफ चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजीज, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें है फाइल ट्रांसफ़र, सेकेंड है शेयर डेटाबेस, थर्ड है रिमोट प्रोसीजर, इन्वोकेशन एंड मैसेजिंग। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, कौन से मेथड हैं इंटीग्रेशन के लिए। फर्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र। वन एप्लीकेशन राइट्स अ फाइल डेट अनदर लेटर रीड्स कि अगर आप एक एप्लीकेशन फाइल में राइट करते हैं और उसको बाद में रीड करते हैं, द एप्लीकेशन नीड टू बी एग्री ऑन द फाइल नेम एंड लोकेशन। ऑब्वियसली आप उसको कोई फाइल नेम या लोकेशन देंगे, ठीक है, और उसका डिफरेंट फॉर्मेट रखेंगे फाइल का, और टाइमिंग्स वगैरह उसकी सेटअप हो जाएंगी। जैसे आप लेट्स सपोज वन टाइम अपने कैमरे में ऑन करें, आपकी पिक्चर्स हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें या सेटिंग में देखें तो आपको पता उसमें डिटेल्स होती हैं कि इसका साइज़ क्या है, ठीक है, इसका नेम क्या है, डिफरेंट नेम्स होते हैं, और ये किस डेट को ली गई थी, किस टाइम पे ली गई थी, ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ है। तो जब भी आप फाइल सेव करते हैं, आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज आप वर्ड की फ़ाइल है तो आपको उसका कोई ना कोई, जब आप सेव करते हैं तो कोई ना कोई उसका नाम रखते हैं, ठीक है, डेट आ रही होती है कि आपने किस डेट में इसमें इसको सेव किया था, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन अपडेट किया तो वो भी डेट सेव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फाइल ट्रांसफ़र में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वन एप्लीकेशन राइट्स अ फाइल एंड अदर लेटर रीड द एप्लीकेशन नीड्स टू बी एग्री ऑन द फाइल नेम एंड लोकेशन, द फॉर्मेट ऑफ फाइल, द टाइमिंग और व्हेन इट विल बी रिटन एंड रीड एंड हु विल डिलीट द फाइल। और ये भी होता है कि किसने ये फ़ाइल डिलीट की है, कब की है, किस टाइमिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र। सेकेंड है शेयर डेटाबेस। मल्टीपल एप्लीकेशन शेयर द सेम डेटाबेस स्कीमा लोकेटेड टू द सिंगल फिजिकल डेटाबेस। अब आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस का कोर्स आपने पढ़ा होगा, आपके पास एक डेटाबेस है या पढ़ रहे होंगे कि डेटाबेस, उसमें स्कीमा होता है। स्कीमे में लेट्स सपोज कि कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एम्प्लॉय का स्कीमा है, तो उसमें आपके सारे एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डिटेल होती है। तो उसमें उस, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्कीमाज होते हैं, कुछ ऐसी डेटाबेस होती हैं जो डिफरेंट फर्म्स या कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट लेवल्स पे सेम होती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहुत सारी एप्लीकेशन में सेम डेटाबेस यूज़ हो जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज अब हाँ, डेटाबेस का अगर आप देखें कि नादरा के है, अगर कोई एक एप्लीकेशन बनाता है तो उसमें वो नादरा की डेटाबेस यूज़ करता है। कोई और एक बंदा न्यू कोई एप्लीकेशन बनाता है, उसमें कोई फीचर है तो वो भी नादरा की कोई डेटाबेस यूज़ करेगा, ठीक है। तो आप एक डेटाबेस को डिफरेंट एप्लीकेशन में सिंगल फिजिकल डेटाबेस को वो यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड है रिमोट प्रोसीजर इन्वोकेशन। One application exposes some of its functionality so that it can be accessed remotely by other application as a remote। कि कह रहे हैं कि एक जो एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अगर आप एक्सपोज करते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं आप, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन को एज अ रिमोट, कि वो एक एप्लीकेशन जो है वो एज अ रिमोट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरी उस फंक्शनैलिटी को।
थर्ड है मैसेजिंग, द एप्लीकेशन मस्ट एग्री ऑन अ चैनल एज वेल एज द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज, कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट और उसका चैनल मैसेजिंग का वो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। द कम्युनिकेशन इज़ एसिंक्रोनस, ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन है वो एसिंक्रोनस है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका भी फॉर्मेट वही होना चाहिए। अब ये नहीं है कि फॉर्मेट मैसेज, तो आप जिस मैसेज फॉर्मेट से मैसेज भेज रहे हैं और कोई दूसरा बंदा को जिस किसी और फॉर्मेट से है तो वो मैसेजेस मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से आप मैसेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। जिस तरह मैसेज आपने लिखा है जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में मैसेज आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ही अगला बंदा अंडरस्टैंड करता है। अगर आपका एप्लीकेशन का मैसेजेस का फॉर्मेट कोई और है और किसी और बंदे का मैसेजेस का फॉर्मेट कोई और है, क्लियर, तो आप जो मैसेज भेजेंगे वो किसी आपके फॉर्मेट में कुछ और ही वर्ड या मीनिंग बन रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, तो ये जो फीचर होगा ये क्या होगा, फ्लॉप होगा, ये यूजेबल नहीं होगा। तो डेट्स वाई कुछ ऐसी ये भी हैं जिनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी होता है। मेथड, द नीड ऑफ इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजीज चेंज अफेक्ट ऑल लेयर्स, लेगेसी डज नॉट गो अवे सो ईजीली। टेक्नोलॉजी जो हैं वो अफेक्ट जो है उनके चेंज हो जाते हैं लेयर्स में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी बट आल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई आर्किटेक्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कि सारे उसके कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करता है, उसके फीचर जो यूज़ कर रहा है या उसने स्कीमा जो बनाया है वो सारा जो यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी, और ये सारा रिलेटेड होता है आपकी टेक्नोलॉजी पे या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उसकी डिमांड्स पे, ठीक है। Within an enterprise, each department may have its own IT infrastructure, system and databases which are maintained independently. Integrated them may bring additional value to the company. वो कह रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी अपनी डेटाबेस होती है और वो उनको मेंटेन करके रखते हैं, अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनकी अपनी डेटाबेसेस होती हैं और वो इंडिपेंडेंटली इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। उनको किसी और फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़रूरत ही नहीं होती अपनी आईटी को शेयर करने की या अपने फीचर्स को करने की। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो किसी और के साथ इंटीग्रेट कर भी लें तो ये क्या है, उनकी एडिशनल वैल्यू है टू द कंपनी के साथ एक एडिशनल वैल्यू है, ओके। थर्ड है इंटीग्रेशन एसेट्स इज इंफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो लेटेंसी organization when all functions within the organization work with same up to date information latency between application is eliminated reduces। कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है एसेट्स के जो डिफरेंट फॉर्मेशंस आप यूज़ करते हैं ये ज़ीरो लेटेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जब आप फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं तो आप उसको अप टू डेट करें या ना करें वो एक ही बात होती है, ठीक है। समटाइम्स आप अप टू डेट कर रहे होते हैं या अप टू डेट उसको वेस्ट कर लें तो उसमें कोई अपडेशन ना करें या कोई चेंज ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम हो रहा है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। Updating and integrating of application is possible whenever required। कि इंटीग्रेशन किसी सिस्टम की या उसकी अपडेट तभी उसकी ज़रूरत पड़ती है जब उसकी आपको ज़रूरत हो, जब आप कोई रिक्वायरमेंट हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपके फीचर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको किसी और के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो उसका क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। न्यू एप्लीकेशंस कैन बी क्रिएटेड बाय इंटीग्रेटिंग रियल टाइम डाटा, कि जो नई एप्लीकेशंस हैं उनको क्रिएट किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग रियल टाइम डाटा, के डिफरेंट जो रियल टाइम डाटा है उनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, न्यू एप्लीकेशंस को उनको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं इन फीचर्स को इसलिए ज़रूरी समझा जाता है।
आगे ये डिफरेंट इंटीग्रेटिव टेक्निक्स हैं, जिसमें हम लेट्स सपोज XML DTT एंड XML स्कीमा है, तो उसको किस तरह, हाउ डज एन XML प्रोसेसर चेक योर XML डॉक्यूमेंट। देयर आर टू मेन चेक्स दैट XML प्रोसेसर्स मेक्स। फर्स्ट, चेकिंग दैट योर डॉक्यूमेंट इज़ वेल फॉर्म्ड। आपका जो डॉक्यूमेंट है इट शुड बी वेल फॉर्म्ड। सिंटैक्स जो आपने बनाए हैं उसके रूल्स फॉलो किए हों, उसमें कोई एरर ना आ रहा हो, ठीक है। वो उसकी टाइप जो है डेफिनेशन वो आपने अच्छे से उसी टाइप और डेफिनेशन में बनाई हो, स्कीमा आप डेफिनेशन किया हो, ठीक है। और अब XML की ज़रूरत क्यों पड़ती है वैलिडेटर की। यूज़ ओवर XML वैलिडेटर टू सिंटैक्स चेक योर XML। सिंटैक्स चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट विल स्टॉप योर XML एप्लीकेशन अनलाइक HTML ब्राउज़र। ये आपने वेब का अगर वेड का यानी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ रहे हों या पढ़ लिया हो, उसमें आपको थोड़ी सी उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग है। ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग है। इसमें हम डिफरेंट HTML की जब कोडिंग करते हैं, तो अब अगर लाइव क्लासेस हो सकती तो फिर उसमें हम ये करते भी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक सेशन जो है इसका मैं रख लूँ ताकि आपको लाइव कोडिंग करके बताऊँ, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट ये भी XML DTD है, इसको देख लें ज़रा, एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा कुछ इन टर्मिनोलॉजीज़ का आइडिया हो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ताकि जब मैं अगर सेशन ऐसा रखूं भी आपकी इस प्रोग्रामिंग का तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आपको इन वर्ड्स का एक्चुअली पता हो, ठीक है। इसमें हाउ यू ऐड टू DTT टू ओवर XML डॉक्यूमेंट। DTT कैन बी सेपरेट डॉक्यूमेंट। वो DTT का एक और डॉक्यूमेंट होता है, इट कैन बी बिल्ट इनटू XML, या हम XML डॉक्यूमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस सिंटैक्स के हवाले से था। अब राइट अप योर इंटीग्रेटिव रिव्यू, डिस्कस द फाइंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। इसके बारे में थोड़ा सा पहले का लिटरेचर जो है उसके बारे में पढ़ें ताकि आपको मज़ीद इसका क्लियर हो। इसके फैक्टर्स, स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन, थीम, आइडेंटिफाइड, ठीक है। उसकी फाइंडिंग जो है ओवरऑल कंट्रीज़ में, रीजन्स में, वो देखें इस पर किस तरह फाइंडिंग्स हुई हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, डिज़ाइन किस तरह इस पर रिसर्च हुई है, किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें एनालिसिस किस तरह किए हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्यूचर जो है फर्दर रिसर्च, और डिफरेंट फर्दर रिसर्च पे भी जो काम हुआ है उसको भी देखें, ठीक है। इसका एक रिसर्च पेपर है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि वो आपको पेपर दिखा सकूँ। लेट्स सपोज अगर मिल जाए तो वो मैं अभी आपको पेपर दिखाती हूँ। बहुत अच्छा पेपर है और उसको अगर आप पढ़ें तो आपके लिए इजी होगा। मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दे दूँगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। लेट मी फाइंड दैट पेपर। दिस इज़ वन, इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग। ये डॉक्टर बासिम जमील that write on this paper, object oriented programming. Object oriented programming is new way of approaching the job of programming. Approaching to programming has changed dramatically since the invention of computer, primarily to accommodate the increasing complexity. It's a part of integrative programming, so you have to read this paper. I can show you the different procedures oriented programming, and these are the flow charts and paradigms, and we discuss about the objectives. Objectives are the basic runtime entities in the objective oriented program. They may represent a person, bank account, table of data, or any item that program must be handled. That I discuss about the आपने जब ऊप पढ़ी होगी तो उसमें इसके बारे में डिस्कस किया होगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो इस जब आपको पेपर को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपकी रिसर्च सेंस भी अच्छी होगी। और ये इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग पे है कि इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग में उन्होंने ऊप को एक सिलेक्ट किया है और ऊप के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हैं।
तो इस पेपर को दिखाने का मकसद है कि शायद इस टर्म के एंड पे मैं आपको सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर के किसी एक टॉपिक पे रिसर्च पेपर को लिखने को कह दूँ। इस वजह से मैं ये जो है इंटीग्रेटिव के टॉपिक को मैं रिसर्च की तरफ लेके जा रही हूँ। सो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस, dynamic binding, encapsulation, polymorphism. These are the all concepts of OOP. And message communication, different communication, benefits of OOP, and लैंग्वेजेस हैं, उसमें एप्लीकेशंस ऑफ OOP हैं, ठीक है। और लास्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ OOP देखते हैं कि आपने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। इससे हमें पता चलेगा कि इंटीग्रेटिव जो प्रोग्रामिंग है उसकी एप्लीकेशंस भी सामू इस तरह ही होंगी कि रियल टाइम सिस्टम में, सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग में, यस, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया में, एक्सपर्टेक्स्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम। These are neural networks and parallel programming, decision support and office automation system, CIM, CAM, CAD सिस्टम। इन सिस्टम में भी जो है वो OOP की यूज़ होती है। तो ये जो है इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग में उन्होंने OOP का एक जो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लिया है कि किस तरह उसके बारे में डिटेल है। इस तरह भी मैं आपको किसी भी लैंग्वेज या किसी भी एक प्रोग्रामिंग का वो कह सकती हूँ और आपको उसमें इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग के लिहाज से आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ सकता है। सो इस रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ेगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह पढ़ते हैं। मे बी कि मैं इसी पेपर को मॉडिफिकेशन को कह दूं कि इसी में मॉडिफिकेशन या अपडेट या इसकी मॉडिफिकेशन करके मुझे दें, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको रिसर्च की तरफ लेके जा रही हूँ कि जो मैंने लास्ट में लेक्चर में एक्टिविटी बेस्ड जो चीज़ें की थी, मे बी हम वो अपने इस रिसर्च पेपर में हैंडल करें। इससे ये होगा कि आप लोग जो हैं वो 6th सेमेस्टर में हो गए हैं, तो अब आपकी डिग्री कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में थोड़ी सी अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है। सम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ आपके फाइनल ईयर जो हैं प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह होते हैं जो रिसर्च बेस पे होते हैं। तो अभी से आप थोड़ा सा रिसर्च की तरफ इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है और उसको किस तरह हमने लेके चलना है, ठीक है। ये बहुत इजी है, इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस पेपर का, इस पेपर में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है, और फिर किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, समरी इसकी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो और जो इंटीग्रेशन का मैंने इंटीग्रेटिव प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक पढ़ाया है उसको भी, उसकी नीड्स क्या थी, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, ताकि जब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक सेशन रख लूँ ताकि जिसमें आपको मैं लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग इसकी करके कोई छोटा सा कोड या प्रोग्राम करके दिखाऊँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।